Hello, students, and welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur, और आज हम बात करेंगे about regional anesthesia. Now, this lecture is meant for OT technician students as well as anesthesia technician students. है ना? हमने पहले लेक्चर किया था on types of anesthesia and on local anesthesia, right? So, अब ये lecture is on regional anesthesia. जैसे हमने पहले बोला था कि रीजनल एनेस्थीसिया बेसिकली इज कि जब हम किसी एक रीजन को, देखो नाम से समझ में आता है ना, किसी रीजन को जब हम एनेस्थेटाइज कर रहे हैं, है ना, मोर देन अ लोकल एरिया. लोकल एनेस्थीसिया इज बेसिकली जस्ट अ लोकलाइज्ड एरिया, छोटा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया. जब हम एक बड़ा एरिया एनेस्थेटाइज करते हैं, है ना, तब हम उसको रीजनल एनेस्थीसिया में लेते हैं. या अगर हम किसी पर्टिकुलर नर्व को ब्लॉक कर रहे हैं तो हम उसको रीजनल एनेस्थीसिया में लेते हैं. देखो यहाँ पे समझने की जरूरत है. कई लोग बोलेंगे कि भाई हैंड है ना, तो हमने जी रिस्ट पे ब्लॉक लगा दिया तो सिर्फ छोटा सा एरिया, सिर्फ हाथ ही गया, है ना, हाथ ही एनेस्थेटाइज हुआ, तो ये तो फिर लोकल एनेस्थीसिया हो गया. बट नो, दिस इज नॉट लोकल. लोकल जनरली इज मोर लाइक वेर यू आर मे बी टॉकिंग ऑफ द लोकल नर्व एंडिंग्स. जहां पे आप लोकल नर्व एंडिंग्स को एनेस्थेटाइज करते हो उसको हम लोकल एनेस्थीसिया में गिनते हैं. बाकी जो आता है वो रीजनल एनेस्थीसिया में आता है. इवन इफ इट्स जस्ट अ रीजन, जस्ट अ हैंड, एक छोटा रीजन है, लेकिन फिर भी ये रीजनल एनेस्थीसिया में आएगा. बिकॉज यहाँ पे आप एक प्रॉपर अल्नार और रेडियल और अल्नार नर्व को आप एनेस्थेटाइज करोगे, राइट? That is why. So, regional anesthesia is a medical technique where medications are used to temporarily block pain signals from a specific area of the body. जैसे एक आर्म हो गया, लेग हो गया, और इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता है. इट इज, यू कैन से, लोकल एनेस्थीसिया से एक लेवल ऊपर चला गया, जैसे उस टाइप का, सिमिलर टू लोकल एनेस्थीसिया बट अ लेवल हायर अप, राइट? सो इट्स ऑफन यूज ड्यूरिंग प्रोसीजर्स एंड सर्जरीज. अब या तो रीजनल अकेले में यूज किया जा सकता है फॉर डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ सर्जरी यू वांट टू डू, या फिर कभी कभी इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एडजंक्ट. एडजंक्ट होता है कि एज एन एडिशनल, है ना, कि आपने जीए दिया है, जीए के साथ साथ आप रीजनल एनेस्थीसिया दे रहे हो. क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि पेशेंट की जीए की रिक्वायरमेंट कम हो जाए, या फिर आप पोस्ट ऑप पेन रिलीफ देना चाहते हो पेशेंट को, तो आप इंट्रा ऑप भी उसमें हेल्प होएगा और पोस्ट ऑप भी वही चीज हेल्प करेगी. जैसे कभी मेजर एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं तो उनमें कई बार साथ में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है. तो आप जीए भी दे रहे होते हो और एपिड्यूरल भी दे रहे होते हो. तो वो एपिड्यूरल लगाने का लॉजिक होता है कि एक एपिड्यूरल में से आप ड्रग दे सकते हो, तो आपको जीए की ड्रग उतनी ही कम यूज होएगी, वन. दूसरी, इसका फायदा ये हो जाता है कि बिकॉज ऑफ दैट एपिड्यूरल दैट यू हैव पुट, तो आप जब कैथेटर डालते हो तो वो कैथेटर आपको पोस्ट ऑफ पेन रिलीफ में हेल्प करता है. ठीक है, सो इट कैन बी यूज्ड एज एन एडिशन टू द अदर एनेस्थीसिया दैट यू आर गिविंग. दूसरा, इट कैन ऑल्सो बी यूज अलोंग विद समथिंग एल्स. जैसे आप सिडेशन के साथ रीजनल दे रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको रिस्ट की, कोई हैंड की सर्जरी करनी है, आपने रिस्ट ब्लॉक लगाया, साथ में सिडेशन दे दिया, तो दैट इज रीजनल प्लस सिडेशन, दैट वे. ओके. नाउ देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया, जैसे मैंने बोला है ना. इसमें आ जाता है एक तो न्यूरैक्सल एनेस्थीसिया, जब आप स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही नर्व्स को आप एनेस्थेटाइज करते हो, वो न्यूरैक्सल हो जाता है. न्यूरैक्सल एनेस्थीसिया जिस विच इंक्लूड स्पाइनल, एपिड्यूरल एंड कॉर्डल, जनरली ये तीन होते हैं. फिर आगे पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स, जैसे हमने बोला था कि भाई हमें कोई, समझो फीमोरल ब्लॉक लगाते हैं, या हम रेडियल रेडियल नर्व ब्लॉक लग दे रहे हैं, अल्नार नर्व ब्लॉक दे रहे हैं, है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर नर्व को आप ब्लॉक कर रहे हो जब. एंड थर्ड इज बेसिकली आईवी रीजनल एनेस्थीसिया, जहां पे कोई पर्टिकुलर रीजन को आप आईवी ड्रग देके एनेस्थेटाइज कर रहे हो. नाउ वी लर्न अबाउट ऑल दीज इन द फ्यूचर स्लाइड्स. ओके. तो अब टाइप्स में जैसे मैंने बताया, वी हैव न्यूरैक्सल एनेस्थीसिया, स्पाइनल, एपिड्यूरल, कॉर्डल. पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स आ गया, इसमें ब्रेकियल प्लेक्सस, फीमोरल नर्व ब्लॉक, सैफनस नर्व ब्लॉक, स्काइटिक नर्व ब्लॉक, ट्रंकल ब्लॉक्स भी इसमें आएंगे, पैरावर्टिब्रल. एंड वी हैव आईवी रीजनल एनेस्थीसिया. ठीक है. अब क्या है एडवांटेज, क्यों रीजनल अच्छा होता है, व्हाई इज इट, यूल सी मेजोरिटी, काफी सारे हॉस्पिटल्स में ज्यादातर रीजनल एनेस्थीसिया दिया जाता है. दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना. इनफैक्ट ऑल योर टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया का टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लोकल वाले में भी हमने लोकल के बारे में बात किया है, लोकल के ड्रग्स के बारे में बात किया है. मेनी ऑफ दोज ड्रग्स आर द वंस व्हिच आर ऑब्वियसली यूज्ड एवरीवेयर. एनेस्थेटिक्स तो सेम ही रहेंगे ना, तो जो लोकल एनेस्थेटिक के ड्रग्स हैं वो लोकल एनेस्थीसिया में और रीजनल एनेस्थीसिया दोनों में ही यूज होते हैं, है ना, इन डिफरेंट वेज. नाउ तो इसका कुछ एडवांटेज है ना, ऑब्वियसली रीजनल का. वन, एक तो इट्स वेरी चीप. दैट इज वन बेसिक रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स विल हैव मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अंडरगोइंग सर्जरीज अंडर रीजनल एनेस्थीसिया, क्योंकि कंपैरेटिवली बहुत चीपर होता है. आप जीए के हिसाब से कंपेयर करो तो जीए का जो इनहेलेशनल ड्रग हो गया, आईवी ड्रग्स हो गए, वो बहुत महंगे पड़ते हैं.
ऑल इन ऑल कॉस्ट फैक्टर जो है बेटर हो जाता है, कम हो जाता है इन रीजनल। फिर इट मेंटेन्स द पेशेंट्स एयरवे, पेशेंट कॉन्शियस है ना, उसको आप एयरवे से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, तो उसका एयरवे मेंटेन्ड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर ये बहुत अच्छी मसल रिलैक्सेशन देता है जिस एरिया को इसने एनेस्थेटाइज किया होता है, ठीक है, दैट इज वाई इट इज वेरी नाइस। Then, as I said, it reduces the need for GA, which can be associated with more complications. तो जहाँ पे आप इसको एड्स एंड एडिशन दे रहे हैं, तो वहां पे ये GA की नीड को कम करता है, तो ड्रग्स कम जाएंगे उतना ही इट्स इजियर मेटाबॉलिज्म एंड पेशेंट के बॉडी पे लोड कम पड़ रहा है। देन इट रिड्यूसेस द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग पोस्ट ऑप मेडिकेशन, जो चीज जैसे समझो अगर आपने स्पाइनल में केस हुआ है, तो स्पाइनल में केस की वजह से वो 3-4 घंटे तक तो उसका ही इफेक्ट रहेगा, तो आपको पोस्ट ऑप एनाल्जीसिया कम देना पड़ेगा, तब तक वैसे ही पेशेंट कंपेरेटिवली उसकी इन्फ्लेमेशन थोड़ी और कम हो जाती है उस एरिया की, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन पेन रिलीफ। देन इट रिड्यूसेस पोस्ट ऑफ नोजिया वॉमिटिंग आफ्टर सर्जरी, है ना, कि GA के बाद काफी लोगों को नोजिया वॉमिटिंग होती है, तो इसमें वो कम हो जाता है। देन इट ऑब्वियसली पेशेंट अवेक है तो पेशेंट ज्यादा कंफर्टेबल भी होता है, उसको समझ आ रहा होता है मेरे आसपास क्या हो रहा है कैसे है, तो एंग्जाइटी लेवल कम हो जाता है। देन इट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे अगेन, बिकॉज 3-4 घंटे बाद इफेक्ट निकल जाएगा, उसके बाद आप चाहो तो अगर पेशेंट स्टेबल है आप घर भी, कईयों को डे केस सर्जरी के हिसाब से आप घर भी भेज सकते हो। GA में जनरली यू रेकमेंड एन ओवरनाइट स्टे फॉर वन सिंपल रीजन कि GA के ड्रग्स जो होते हैं उनको मेटाबोलाइज होके बाहर सिस्टम में से बाहर निकलने में समय लगता है ना। देन इट में इंप्रूव द सर्जिकल आउटकम बाय रिड्यूसिंग द ऑपरेटिव साइट ब्लीडिंग, अगेन देखो रीजनल एनेस्थीसिया क्या करेगा, उस जगह की ब्लीडिंग को भी कम करेगा, ठीक है, तो दैट वे इट विल हेल्प आउट इन रिड्यूसिंग द ऑपरेटिव साइट ब्लीडिंग एंड द स्ट्रेस ऑन द बॉडी, देयरफॉर फास्टर रिकवरी होती है। देन क्या प्री प्रोसीजर प्रेपरेशन होता है, अब ये देखो ये जो मर्जी रीजनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं हम, जिस मर्जी टाइप का, आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि लोकल एनेस्थीसिया में और रीजनल एनेस्थीसिया में दोनों में ही आपने हमेशा GA के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो आपकी जो प्रेपरेशन है, ये नहीं सोचना कि भाई ये लोग तो लोकल का केस है इसमें तो कुछ खास करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं, आपकी जो भी प्रेपरेशन है वो सभी पेशेंट्स के लिए सेम रहती है। यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना होता है। तो पहली चीज होती है पेशेंट असेसमेंट करना कि क्या ये पेशेंट एक्चुअली रीजनल में करा सकता है। देन आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है, रिटन इन्फॉर्म कंसेंट लेनी होती है, पेशेंट की फास्टिंग कंफर्म करनी होती है, 6 आवर्स ऑफ फास्टिंग इज एसेंशियल, राइट। ये पार्ट हमने जो आप PSC वाले पार्ट आता है उस वाले लेक्चर में भी आप चेक कर सकते हो, या I'll put the link in the description box below so that you can also go back and hear the lecture if you have not, रिगार्डिंग PSC, है ना, प्री एनेस्थेटिक चेकअप, उसमें ही ये काफी सारी चीजें आ जाएंगी। फिर हो जाता है इक्विपमेंट एंड रिससिटेशन फॉर GA, दिस इज वेरी एसेंशियल कि कोई भी रीजनल या लोकल का केस है तो उसमें जो भी GA की इक्विपमेंट लगेगी या रिससिटेशन की इक्विपमेंट लगेगी, ड्रग्स लगेंगे, वो आपके पास इन हैंड प्रिपेयर होना चाहिए, है ना, मे बी नॉट ऑल द ड्रग्स ऑफ GA बट इट शुड बी ऑल रेडिली अवेलेबल कि आपको अगर जरूरत पड़े तो आपके पास हो। एट्रोपिन और एड्रेनालिन आपका बना हुआ होना चाहिए, राइट। देन IV लाइन डालना एंड फ्लूइड स्टार्ट करना, इट्स वेरी एसेंशियल फॉर रीजनल। ensure asepsis, that is for all kind of procedures, and prepare for backup GA, जैसे अगर रीजनल का इफेक्ट नहीं आया किसी भी वजह से और आपको फिर उसको GA देना पड़ रहा है, तो अगेन इट इज प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, राइट। तो अब हम बात करेंगे अबाउट इंडिविजुअल रीजनल एनेस्थीसियाज जो हम अलग अलग बता रहे थे। तो पहले आ गया न्यूरेक्सियल ब्लॉक। न्यूरेक्सियल ब्लॉक क्या है, अब देखो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, हमें पता है वी हैव दीज वर्टेब्रे दैट आर देयर, वी हैव 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा, 12 thoracic, 8 5 लंबर, 5 सेक्रम जो फ्यूज होते हैं, और कॉकेक्स का जो सिंगल हो जाता है, फ्यूज होता है क्योंकि इसलिए सिंगल लगता है ना। तो ये सारे हमारे वर्टेब्रे हैं दैट आर देयर इन द बॉडी, एंड देयर इज दिस नेचुरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन ऑल्सो। तो इस कर्वेचर ऑफ स्पाइन को समझने की भी जरूरत होती है, क्योंकि जब आप ड्रग देते हो तो उसके हिसाब से वो ड्रग कहाँ तक जाएगा ये इससे डिसाइड होता है, ठीक है। नाउ दिस इज द सिटिंग पोजिशन में जब हम स्पाइनल या एपिड्यूरल न्यूरेक्सियल ब्लॉक लगाते हैं, जब सिटिंग पोजिशन में लगाते हैं तो हम जनरली दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, ठीक है। अब जनरली आप देखोगे जो आपका एनेस्थेटिस्ट होता है वो हिप के यहाँ से ना ऐसे टच करके वर्टेब्रा पे आता है, यहाँ से हिप के लाइन को टच करके, जो हमें हमारा ASIS फील होएगा, है ना, एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन से लेते हुए सेंटर में वो मेजर करते हैं, मतलब मेजर नहीं करते, सॉरी, फील करते हैं, है ना। तो वो सेंटर में जो फील करते हैं, व्हाट आर दे फीलिंग, दे आर जनरली फीलिंग द बॉडी ऑफ द L4 वर्टेब्रा। सो इफ यू कैन एक्चुअली सी हियर, जो ये लाइन आती है, सो
दिस लाइन वेयर यू स्टार्टिंग फ्रॉम द ASIS, दोनों साइड का ASIS से लेके, है ना। तो क्योंकि ASIS इज अ बॉडी मार्क ना, इट्स ए बॉडी लैंडमार्क, तो लैंडमार्क से क्यों आपको बहुत इजीली फील हो जाता है, तो वहां से फील होके जब आप सेंटर में आओगे दैट विल जनरली करस्पॉन्ड टू द L4 वर्टेब्रा। तो आपको समझ में आता है कि आपको जो एनेस्थीसिया देना है आपको किस लेवल पे देना है, या आप किस लेवल पे जा रहे हो। दैट्स यू कैन से दिस इज अ पार्ट ऑफ सरफेस एनाटॉमी, जहां पे आप फील करके समझ सकते हो कि कौन से लेवल पे आप हो। फिर आ जाता है जो स्कैपुलर ब्लेड्स होते हैं, जो स्कैपुलर ब्लेड्स का टिप होता है, जो स्कैपुला का टिप होता है, जो अगर आप उस चीज को टिप को फील करोगे तो यू विल बी एट T7 वर्टेब्रा, ठीक है। थोरेसिक का 7 वर्टेब्रा, एंड जो रिब्स है आपको पता ही है, जो लास्ट रिब है वो T12 वर्टेब्रा पे आएगी, ठीक है। रिब्स कई बार फील होती है बिकॉज फ्लोटिंग वाली कई बार नहीं समझ में आती, तो रिब्स कई बार समझ आती, कई बार नहीं समझ में आएगी। स्कैपुला और ASIS ये दो तो डेफिनेटली पता चल ही जाते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू नो दिस, दिस इज अनदर वेरी पेट MCQ क्वेश्चन। हाँ, दी जैसे टफियर्स लाइन इज एट विच दिस, ओके अगेन वन मोर थिंग आई डिडंट से, कि ये जो हम ASIS वाली लाइन पकड़ते हैं, है ना, द लाइन दैट मार्क्स फ्रॉम वन ASIS टू द अदर ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलेक्ट स्पाइन, है ना, दैट इज नोन एज द टफियर्स लाइन, TUFFIER, टफियर्स लाइन, ठीक है। तो ये टफियर्स लाइन जो होती है, दिस इज another MCQ क्वेश्चन कि व्हाट इज टफियर्स लाइन, या टफियर लाइन करस्पॉन्ड्स टू डैश वर्टेब्रा, ठीक है। या अगेन ब्लेड्स ऑफ जो स्कैपुला, द लोअर एंड ऑफ स्कैपुला, इट करस्पॉन्ड्स टू विच लेवल ऑफ वर्टेब्रा। दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन पेट MCQ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारे स्ट्रक्चर में हम कहाँ जाएंगे तो कौन से लेवल पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे कि जब हम पियर्स करते हैं स्किन को तो हम कौन से लेयर में होते हैं। देर आर वेरियस लेयर्स, दिस इज अगेन अ वेरी पेट क्वेश्चन। देखो इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, एंड ये एक बहुत अगेन फेवरेट क्वेश्चन होता है, द लेयर्स पियर्स ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, या द लेयर्स पियर्स ड्यूरिंग न्यूरेक्सल ब्लॉकेड, ठीक है। तो क्या होते हैं, सबसे पहला क्या लेयर आएगा, ऑब्वियसली स्किन का लेयर आएगा, सबसे पहले हम स्किन के थ्रू जाएंगे। स्किन के बाद क्या आएगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू आएगा, ये तो सबको ही पता है। अब स्पाइन के एरिया में देयर आर फ्यू लिगामेंट्स जो आते हैं उसके बाद, तो सबसे पहले स्किन आता है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू आएगा, उसके बाद लिगामेंट्स आएंगे। कौन से लिगामेंट्स होते हैं, एक होता है लिगामेंटम फ्लेवम, पहले आएगा सुप्रास्पाइनेटस लिगामेंट, इंफ्रास्पाइनेटस लिगामेंट, एंड देन लिगामेंटम फ्लेवम। नाउ लिगामेंटम फ्लेवम इज द फर्स्ट लिगामेंट जहां पे जब आप इंजेक्ट कर रहे होते हो, जब आप नीडल डाल रहे होते हो, तो जो आपको फर्स्ट पॉप ऑफ फीलिंग आती है, एक ना ऐसे जाते जाते आपको ऐसे गिव वे फीलिंग आएगी कि ओह कुछ ऐसे किसी चीज को आपने पेयर्स किया, आपको समझ में आएगा कोई बड़ी सी चीज क्रॉस की आपने, है ना, दैट इज नोन एज द पॉप ऑफ, ठीक है। तो वो जो पॉप वाली फीलिंग आती है, वो फर्स्ट पॉप फीलिंग जो आती है वो लिगामेंटम फ्लेवम को पियर्स करने की होती है, ठीक है। सो स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंफ्रास्पाइनस लिगामेंट, फिर लिगामेंटम फ्लेवम। जब लिगामेंटम फ्लेवम आपने क्रॉस कर लिया तो आप कहां पहुंचे, तब आप पहुंचे एपिड्यूरल स्पेस में, ठीक है। आई जस्ट शो यू अलोंग विद दी पॉइंटर ऑल्सो। सो देन आप पहुंचोगे एपिड्यूरल स्पेस में, जो यहाँ पे आपको ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, क्योंकि एपिड्यूरल स्पेस में क्या होता है, एपिड्यूरल स्पेस में वेसल्स होते हैं, इसलिए ये ब्लू ब्लू कलर के दिखाए हैं, वेन्स दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये जो ब्लू ब्लू कलर का फर्स्ट लेयर आपको नजर आ रहा है, दिस इज द एपिड्यूरल स्पेस, राइट। अब एपिड्यूरल स्पेस के बाद जो ये ग्रीन कलर का यहाँ बना हुआ है, व्हाट इज दिस, दिस इज द ड्यूरा मैटर, ठीक है। दिस इज द ड्यूरा मैटर, जो ये ग्रीन कलर का बना हुआ है, ठीक है, दिस ग्रीन लाइन सर्कल इज द ड्यूरा मैटर। फिर ड्यूरा मैटर जब पेयर्स होएगा दैट विल बी द सेकंड पॉप ऑफ फीलिंग, जो सेकंड फीलिंग पॉप आउट की होती है वो ड्यूरा मैटर की होती है। देन दैट यू गेट इज द सब ड्यूरल स्पेस, ड्यूरा के नीचे सब ड्यूरल, ड्यूरा के बाहर एपीड्यूरल, ठीक है। सब ड्यूरल, सब ड्यूरल के बाद क्या आएगा, फिर आएगा एरिकनॉइड मैटर, द ब्लैक सर्कल दैट यू कैन सी, ग्रीन के बाद जो ब्लैक सर्कल आ रहा है ये एरिकनॉइड मैटर है। फिर एरिकनॉइड मैटर को जब पेयर्स करोगे तो क्या आएगा, सब एरिकनॉइड स्पेस आएगी, ठीक है। अब जो प्रैक्टिकली जब कर रहे होते हो तो जो ड्यूरा मैटर के बाद एरिकनॉइड मैटर, सब ड्यूरल स्पेस और एरिकनॉइड स्पेस, आप एरिकनॉइड मैटर आपको फील नहीं होता, एंड इट्स वेरी, इट्स यू कैन ऑलमोस्ट से कि चिपका सा ही होता है आपसे, क्योंकि ये वैक्यूमाइज्ड होता है, सब ड्यूरल स्पेस इज लाइक अ वैक्यूम स्पेस, ओके। तो उसमें जनरली कोई जगह नहीं होती। तो जब आप
डालते हो, एक बार आपने ड्यूरा पियर्स किया तो आपको सीधा सीएसएफ आना शुरू हो जाता है प्रैक्टिकली जब आप देखते हो, है ना। बट आप थ्योरेटिकली अगर आप लेयर बाय लेयर बोलो तो पहले एपिड्यूरल स्पेस आएगा, फिर ड्यूरा मैटर आएगा, फिर सब ड्यूरल स्पेस आएगा, फिर एरिकनॉइड मैटर आएगा, फिर सब एरिकनॉइड स्पेस आएगा। सब एरिकनॉइड स्पेस इज द स्पेस जहां पे सीएसएफ होता है, जो ये पर्पल कलर की लाइंस दिखाई हुई है इन्होंने यहाँ पे अंदर, दैट इज द सब एरिकनॉइड स्पेस। ठीक है। सब एरिकनॉइड स्पेस के बाद फिर क्या आता है, पाया मैटर आता है। पाया मैटर कहाँ है, ये जो ऑरेंज कलर, सॉरी, ये जो ऑरेंज कलर का दिखाया हुआ है, दैट इज द पाया मैटर, दिस ऑरेंज थिंग। ठीक है। उसके बियॉन्ड जो येलो और ये जो हॉर्न वाला दिखाया है, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड द स्पाइनल नर्व्स। ओके, सो क्लियर है। स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंफ्रास्पाइनस लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम, एपिड्यूरल स्पेस, ड्यूरा मैटर, सबड्यूरल स्पेस, एरिकनॉइड मैटर, सब एरिकनॉइड स्पेस, पाया मैटर एंड देन द स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्लियर है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, दिस इज समथिंग यू शुड नो। नाउ अब ये देखो, यहाँ पे ही अगर आप उसी दिशा में अगर समझने की कोशिश करोगे उसी तरह से जैसे हमने उसमें समझा, दिस इज अ डिफरेंट व्यू, राइट। तो इसमें कैसे हमें समझ में आएगा, ये देखिए, ये पर्पल कलर का जो है ऑल थ्रू आउट है ना, पर्पल कलर, दिस इज द एपिड्यूरल स्पेस। ओके, देन द फर्स्ट ब्लैक थिंग दैट यू कैन सी इज द ड्यूरामेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर क्रॉस किया, यहाँ पे देखो ड्यूरामेटर एरिकनॉइड मैटर में आपको कुछ बहुत समझ नहीं आएगा, दो लाइंस दी है उन्होंने सिर्फ ना, जो वो दो लाइंस हैं, वो दो लाइंस क्या है, ये दो लाइंस यू कैन सी टुगेदर, इट्स लाइक यू नो, जो जो तीनों लेयर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर और स्पाया मैटर। एरिकनॉइड और पाया के बीच में सीएसएफ होता है। ठीक है, तो दैट स्पेस हैज सम, और आई शुड से वॉल्यूम। बाकी जो होता है वो ऑलमोस्ट आपको ऐसे ही लगेगा जैसे पूरा चिपका ही हुआ है, तो आपको डिफ्रेंसिएशन एक्चुअल में प्रैक्टिकली में इतना समझ नहीं आता। ठीक है, फिर आ गया ऐसे ड्यूरा मैटर, ऐसा ड्यूरा मैटर के बाद आप आगे गए, पियर्स कर दिया उसको, तो आप सीएसएफ स्पेस में पहुंच गए, सब एरिकनॉइड स्पेस में। ठीक है, सो इफ यू सी द नीडल्स ऑफ बोथ द थिंग, अगर आप एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहे हो तो देखो उसकी नीडल कहाँ जा रही है, एपिड्यूरल की, एपिड्यूरल की जा रही है पर्पल स्पेस में, इट्स गोइंग इनसाइड ना पर्पल स्पेस में, इट्स गोइंग इनसाइड द पर्पल स्पेस, राइट, दिस इज द एपिड्यूरल नीडल। जबकि स्पाइनल नीडल देखो कहाँ जा रही है अंदर, ये सीएसएफ वाले स्पेस में जा रही है, सब एरिकनॉइड स्पेस में जा रही है। ठीक है, and this is generally the area of injection. So if you see, this is the sacrum, तो सेक्रम से L5 4 3 3 4 में जनरली स्पाइनल दिया जाता है, 2 1, तो L1 से L5 के बीच में आप जनरली स्पाइनल और एपिड्यूरल दोनों ही देते हैं। एपिड्यूरल ऊपर भी दिया जा सकता है थोरैसिक वर्टेब्रा में, thoracic epidural space में, depending on for what reason you are giving and for what area you want to anesthetize. Then अब ये आ गई दो पोजीशंस जो जनरली आप एपिड्यूरल स्पाइनल दोनों के लिए यूज होती है। जो, हाँ, अगेन अनदर पॉइंट, अनदर पेट क्वेश्चन इज वेयर डज द स्पाइनल कॉर्ड एंड, द स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट द लोअर लेवल ऑफ L1 वर्टेब्रा इन एडल्ट्स। ठीक है, दैट इज वाई जो आप स्पाइनल लगाते हो वो आप स्पाइनल एपिड्यूरल जनरली लगाते हो, मोस्टली स्पाइनल स्पेशली आप जो लगाते हो वो L1 से L5 के बीच में जनरली लगाया जाता है। वाई, बिकॉज अगर आप ऊपर लगाओगे तो देयर आर चांसेस दैट आप कॉर्ड को डैमेज कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए आप L1 तक ही, L1 के नीचे नीचे ही लगाते हो। ठीक है, सो अगर लैटरल पोजीशन है तो असिस्टेंट को पकड़ के पेशेंट को लैटरल पोजीशन में रखना पड़ेगा, नीज बाय द चेस्ट एंड द हेड, द चिन विद द चेस्ट, चिन विद द चेस्ट एंड नीज विद द एब्डोमेन। ठीक है, तो वो बिल्कुल ही ऐसा जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चा बन जाता है, तो ऐसे पकड़ के आपको स्पाइनल लगवाना या एपिड्यूरल लगवाना पड़ेगा इन द लैटरल पोजीशन। सिटिंग में क्या हो जाता है, सिटिंग में नीज ऑटोमेटिकली चेस्ट एब्डोमेन तक आ जाती है एंड हेड आपको डाउन करवाना होता है पूरा। ठीक है, तो वो सिटिंग पोजीशन में भी लग सकता है। दीज आर द टू पोजीशंस इन व्हिच यू जनरली गिव अ स्पाइनल ब्लॉक एंड एपिड्यूरल आल्सो फॉर दैट मैटर। अब आ जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। हम क्या कर रहे हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में, हम सीएसएफ में इंजेक्ट कर रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक्स को, सॉरी लोकल एनेस्थेटिक को। तो लोकल एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इनटू द सीएसएफ दैट इज इन द सब एरिकनॉइड स्पेस, जनरली L3 L4 में। आप L1 से लेके L5 तक
दे सकते हो, ठीक है। पोजीशन क्या होगा, लैटरल या सिटिंग, हमने देख लिया वो। फिर अप्रोच क्या हो सकती है, या तो मीडियन अप्रोच हो सकती है, सेंटर में वर्टेब्रा फील कर करके, इंटरवर्टेब्रल स्पेस फील करके इंटरवर्टेब्रल स्पेस में सेंटर में जाओ आप। कभी कभी कई पेशेंट्स में सेंटर से नहीं लगता, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो एनेस्थेटिस्ट है वो साइड से लगाता है, फिर दैट इज नोन एज पैरामीडियन। मीडियन होता है सेंटर, पैरामीडियन होता है थोड़ा सा साइड से, ठीक है। क्या एनेस्थेटिक यूज होता है, जनरली हैवी बीपीओकेन यूज होता है या फिर ड्रोपिओकेन यूज होता है। दीज आर जनरली टू एनेस्थेटिक। पहले जमाने में लिग्नोकेन यूज करते थे, अब नहीं यूज होता बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी। इंडिकेशंस क्या होते हैं, ये जनरली फॉर ऑल सर्जरीज बिलो द अम्बिलिकस आप स्पाइनल एनेस्थीसिया इज प्रेफर्ड, ओके। थोड़ा सा अबव द अम्बिलिकस के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें हायर रिस्क ऑफ हाई स्पाइनल होने का चांस होता है। बट येस, कोलेसिस्टेक्टमी विच इज गॉन अबव द अम्बिलिकस ओपन हो रही है तो आप करते हो ओनली अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया। लैप कोलेसिस्टेक्टमी हो तो फिर आप स्पाइनल के साथ एडजुवेंट देते हो एज अ सिडेशन, ठीक है। तो बट जनरली बिलो द अम्बिलिकस की सर्जरीज के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज किया जाता है। नीडल जो यूज की जाती है उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। जो कॉमनली यूज नीडल है, जो आप जनरली अपने सेटअप्स में देखोगे, वो क्विंकीज नीडल होती है। बहुत तरह की नीडल्स होती है, बट जो कॉमनली यूज की जाती है यहाँ पर इज इन इंडिया स्पेशली इज क्विंकीज नीडल, ठीक है। साइजेस फ्रॉम 23 से लेके 29 गेज तक की नीडल्स आती है विद कलर कोडिंग, डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट साइज। जैसे अगर हम बोलेंगे तो 23 इज ब्लू कलर, ठीक है। 25 विल बी ऑरेंज कलर, 26 इज ब्राउन कलर, 27 इज ग्रे कलर, है ना। तो ये हर एक के हिसाब से अलग अलग आएगा। आई विल सेंड यू मे बी पिक्चर विद डिफरेंट कलर कोडिंग फॉर स्पाइनल नीडल्स ऑल्सो। एंड जनरली स्पाइनल एनेस्थीसिया में सिंगल डोज ही रिक्वायर्ड होता है। कभी कभी आजकल थोड़ा सा रेयर होता है बिकॉज इट कॉजेज अ लॉट ऑफ हेडेक, वरना कई बार कई लोग कंटिन्यूस स्पाइनल एनेस्थीसिया भी देते हैं, जाके स्पाइनल में ही कैथेटर डाल के उसके थ्रू एनेस्थीसिया दिया जाए। बट दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ सीएसएफ लीकेज, जिसकी वजह से हेडेक के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इट्स नॉट वेरी मच प्रेफर्ड। मोस्टली सिंगल डोज ही होता है फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया। अब आ जाता है स्प्रेड ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इन स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पेशली। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो हम लोकल एनेस्थेटिक दे रहे हैं, है ना। हमने बोला था स्पाइनल में हम क्या देते हैं, हम हाइपरबैरिक ब्यूपिवाकेन देते हैं, ठीक है, या आइसोबैरिक ड्रोपिवाकेन देते हैं। तो बैरिसिटी क्या है, बैरिसिटी इज बेसिकली द यू कैन से द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ सीएसएफ। उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है कि किधर को जाएगा, कि अगर मैं इस लेवल पे इंजेक्ट कर रही हूँ तो क्या होगा। अगर वो हाइपरबैरिक सोल्यूशन है तो वो नीचे नीचे जाएगा, अगर वो हाइपोबैरिक सोल्यूशन हुआ तो वो ऊपर को जाएगा, असेंड करेगा। अगर आइसोबैरिक होगा तो उसी लेवल पे रहेगा, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज वाई रुपीवाकेन इज मोर एंड मोर यूज दीज डेज, के इट इज लोकलाइज टू दैट लेवल जहां पे आपने दिया होता है, तो उसका इफेक्ट वहां पर जल्दी आता है और जल्दी जाता है, ठीक है। हाइपरबैरिक जनरली जो ब्यूपिवाकेन आप नॉर्मल देखोगे 0.5% हेवी ब्यूपिवाकेन होता है, वो दैट इज हेवी, मतलब इट्स हाइपरबैरिक, इसलिए इसको हेवी बोला जाता है, ठीक है। तो अब स्प्रेड किस किस चीज पे डिपेंड करता है, स्प्रेड डिपेंड करता है कि पहले तो क्या बैरिसिटी है, हाइपरबैरिक है, हाइपोबैरिक है, आइसोबैरिक है। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक क्या है, आप 0.5% दे रहे हो कि आप उसको डिल्यूट करके दे रहे हो किसी तरह से, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। देन द पोजीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की पोजीशन आफ्टर एनेस्थीसिया आपने स्ट्रेट रखी है, फ्लैट रखी है, आपने हेड लो दिया है, हेड अप दिया है, कोई लैटरल पोजीशन कर दिया है, टिल्ट दिया है, तो उसके हिसाब से इट विल चेंज द स्प्रेड। देन द वॉल्यूम दैट इज इंजेक्टेड, कितना वॉल्यूम दे रहे हैं। जैसे ब्यूपिवाकेन का वाइल जो होती है, एम्प्यूल सॉरी जो होता है, दैट इज 4 ml का, बट जनरली 4 ml इज नॉट गिवन, 2 से 3 ml, कभी कभी 3.5 ml तक भी दिया जाता है, ठीक है। So that depends on the volume that you have given. Then the level of injection, आपने L1 पे इंजेक्ट किया कि L5 पे इंजेक्ट किया, उसके हिसाब से वो कितना ऊपर देगा। हाइपरबैरिक है ना, तो उसने कोशिश उसकी यही होगी कि नीचे नीचे रहे। तो अगर आप L1 पे दोगे तो वो L1 से नीचे नीचे रहने की कोशिश करेगी, L5 पे दोगे तो वो L5 से नीचे नीचे रहने की, थोड़ा सा एक आधा लेवल ऊपर जाता है डेफिनेटली, बट मोर सो इट विल ट्राई टू रिमेन द लोअर साइड। बट अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स, अगर वही आप मे बी T12 पे दे रहे हो तो वो और असेंड करेगा ऊपर, है ना। सो द लेवल ऑफ इंजेक्शन विल बी देयर। देन द स्पीड ऑफ इंजेक्शन, कितना फास्ट इंजेक्शन दिया गया है उस पर भी डिपेंड करता है। द वन रीजन व्हाई वी द न्यूअर यू कैन से टाइप ऑफ नीडल्स केम इनटू पिक्चर विद हायर एंड हायर गेज, जितनी हाई गेज होती है उतना पतला नीडल होता है, ठीक है। 23 वाला मोटा होता है, 27 वाला बहुत पतला होएगा।
तो ये पतला, एक रीजन तो पतला नीडल्स यूज करने का या थिन नीडल्स यूज करने का ये है कि पेशेंट को पेन कम होती है, कि बहुत छोटी सी नीडल जाती है तो पेन कम होती है। दूसरा रीजन होता है द स्पीड ऑफ, उससे स्पीड ऑफ इंजेक्शन पे फर्क पड़ता है कि आप उतनी जोर से नहीं दे पाते हो, फास्ट, उतना फास्ट नहीं दे पाते हो, क्योंकि ल्यूमेन छोटा है ना। ल्यूमेन छोटा होगा तो उतना ही स्लो दोगे, तो जितना स्लो दोगे तो उतना ही कम ऊपर को स्प्रेड होगा। तो स्पाइनल असेंड होने का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। दैट इज वाई इट इज प्रेफर्ड टू गिव, जो इसीलिए जो न्यूअर ज्यादा ज्यादा देखोगे आप, वो जो हायर गेज की नीडल्स होती हैं 26 की 27 की, उनसे ज्यादा लगाया जाता है। ठीक है। देन यू हैव कॉम्प्लिकेशंस। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस दैट स्पाइनल में हो सकता है? आपको किस चीज का ध्यान रखना है ना, सबसे पहले कॉमन चीज चीज आपको देखना है वो है बीपी और पल्स, क्योंकि हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया इज डेफिनेट रिजल्ट आफ्टर स्पाइनल। इनफैक्ट ये एक चीज भी होती है कि हाँ भाई थोड़ा सा हाइपोटेंशन हो गया मतलब इफेक्ट आ गया है, ये भी आप सुनोगे है ना ओटी में, कई बार लोग कहते हैं। तो द रीजन इज दैट बिकॉज हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। बट वही बात है कि कुछ लेवल तक इट्स एक्सेप्टेबल, उसके बियॉन्ड गया तो वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। अगर आपका पेशेंट का बीपी मे बी 120 था, 120 से अगर वो 100 आ गया तो आप बोलोगे कि ठीक है। अगर वही 70 पे चल गया सिस्टोलिक बीपी, तो आप बोलोगे कि कॉम्प्लिकेशन है। समझ आया? इट्स दैट वे। सेम विद ब्रेडिकार्डिया, 50 से कम होएगा तो आप बोलोगे कि ब्रेडिकार्डिया ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। अगर 50 से ऊपर नहीं, अगर समझो किसी का 80 चल रहा था 70 हो गया, या 100 चल रहा था 70 हो गया, तो यू विल नॉट कॉल इट अ कॉम्प्लिकेशन, राइट? बट आइडली अगर हम बोले तो जैसे अगर 20% रिडक्शन हो रहा है ऑफ द प्री एनेस्थेटिक लेवल, बिफोर एनेस्थीसिया, प्री एनेस्थीसिया लेवल से अगर 20% रिडक्शन हो रही है इन बीपी या पल्स, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लिकेशन इन बुक वाइज अगर हम बोले तो। ठीक है। फिर एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया होती है पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक क्या है कि हेडेक होती है पेशेंट को जनरली 3 से 7 दिन बाद, 7 दिन बाद तक भी, जनरली थर्ड डे से शुरू हो जाती है। कि बहुत सिवियर हेडेक फील करेगा पेशेंट, कि बहुत हेडेक हो रही है, बहुत हेडेक हो रही है। और वो हेडेक किसी भी दवाई से ठीक नहीं होती है, मतलब जितनी मर्जी दवाई खा लो वो फिर भी रहती है, थोड़ी कम हो जाएगी फिर हो जाएगी, तो वो बड़ी डिस्ट्रेसिंग काइंड ऑफ हेडेक होती है। व्हाई डज दैट हैपन? दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ सीएसएफ लीकेज बेसिकली। अब वो कब होएगा? देखो जब मल्टीपल प्रिक्स हो रहे हैं, अगर बार बार प्रिक हो रहा है, लीक हो जा रहा है सीएसएफ, तो उससे होगा। मोटी नीडल से होता है कि जैसे कई पहले जो पुराने जमाने की 18 गेज की भी नीडल्स होती थी स्पाइनल की, है ना, तो उसमें ऑब्वियसली होल बड़ा हो जाएगा ना, फिर अंदर जो प्रिक किया, प्रिक का होल बड़ा हुआ तो उधर से लीक होता रहेगा, तो वो हेडेक करेगा। तीसरा बहुत कॉमन रीजन आप देखोगे जो इवन अगर थिन नीडल्स यूज किए तब भी हो रहा है लोगों में, वो ये होता है कि लोग, पेशेंट्स डोंट टेक एडिक्वेट फ्लूइड्स इन द पोस्ट ऑप पीरियड। ठीक है। अगर पेशेंट एडिक्वेट फ्लूइड्स लवे तो उसका सीएसएफ का प्रेशर बढ़ा। देखो हेडेक क्यों हो रहा है? क्योंकि सीएसएफ लीक हो रहा है, तो सीएसएफ का प्रेशर कम हो रहा है, उसकी वजह से जो ब्रेन पे प्रेशर पड़ रहा है उस वजह से हेडेक हो रहा है। ठीक है। तो अगर वो फ्लूइड इंटेक अच्छी होगी इन द पोस्ट ऑप पीरियड, तो पेशेंट को पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आपको ओरली अलाउ किया जाएगा तो पानी, पीने वाली चीजें, जूस, दूध, चाय, कॉफी, ये ज्यादा लेना है। खाना भी खाना है बट लिक्विड्स ज्यादा लेने हैं, ये इसीलिए कहा जाता है। ठीक है। अनदर कॉम्प्लिकेशन, अ वेरी कॉमन वन अगेन, इज यूरिनरी रिटेंशन। के पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है पोस्ट स्पाइनल। कई लोग इस वजह से ही कैथेटराइज कर देते हैं पेशेंट्स को, मतलब ना प्रोफाइलेक्टिकली ही कैथेटराइज कर देते हैं कि पहले ही कर दो जी, कोई बात नहीं, रिटेंशन में ना जावे। ठीक है। क्योंकि कई लोगों को सेंसेशन फील नहीं होती है यूरिन की, इवन आफ्टर द स्पाइनल का इफेक्ट हैज गॉन अवे। So that is another common complication. Again, one more indication when you can actually, discharge the patient post spinal is अगर patient orally ले रहा है, vomiting नहीं हो रही है and urine pass कर लिया है, तो आप भेज दो, बिकॉज आप ये दो मेन जो साइंस हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका ध्यान रख लो। देन नेक्स्ट इज हाई स्पाइनल, हो सकता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाए। हाई स्पाइनल क्या है कि स्पाइनल का लेवल बहुत ऊपर चला गया, तो आपके जो थोरेसिक वर्टिब्रा या सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल तक चला गया, सर्वाइकल लेवल तक चल गया, तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करते हैं। तो जब रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करेंगे तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकती है, हाई स्पाइनल में रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाती है, तो आपको आर्टिफिशियली वेंटिलेट करना पड़ता है, कई बारी इवन कार्डियक अरेस्ट हो सकती है उससे। ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज कॉमन, अगेन द सेम थिंग, जितना ऊपर जाएगा उसके हिसाब से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकती है। मेनिंजाइटिस हो सकता है, अगर आपका टेक्निक स्टेराइल नहीं है तो आप you can introduce the bacteria into the spinal cord, spinal, yeah, CSF, है ना, so it will into the spinal space and the spinal nerves, तो आप सीएसएफ में इंजेक्ट करोगे तो मेनिंजाइटिस होने का चांस हो जाएगा। कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम हो सकता है। कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम इज जहां आपके जो
जो एंड नर्व एंडिंग्स हैं इन द कॉर्डा इक्वाइना रीजन, वो अगर इंजर हो जाते हैं तो कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम हो जाता है। उससे पेशेंट कैन हैव डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, यूरिन रिटेंशन हो सकती है। ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम। सो दिस इज अबाउट स्पाइनल एनेस्थीसिया। फिर आ जाता है एपिड्यूरल। सी स्पाइनल एपिड्यूरल ये बहुत कॉमनली यूज्ड एनेस्थीसियाज होंगे जो आप फेस करोगे अपने डे टू डे डेली सेटअप में, तो इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। द होल रीजन व्हाई आई एम आल्सो गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू इट। ओके, नेक्स्ट कम्स एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल क्या है? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है जब आप लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट कर रहे हो इन द एपिड्यूरल स्पेस। ठीक है, देखो अल्टीमेटली नर्व्स ने सीएसएफ वाले एरिया से निकल के बाहर को ही आना है ना? तो आप सीएसएफ वाले एरिया से जब बाहर आओगे तो एपिड्यूरल स्पेस भी आएगी, तो वहां पर भी ब्लॉक की जा सकती है। बट कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? अब देखो, पहले पोजीशन क्या है? पोजीशन सेम ही है, लैटरल या सिटिंग, दोनों में से किसी एक में लगाओगे। मीडियन लगा सकते हो, पैरा मीडियन लगा सकते हो, उसी की तरह। एनेस्थेटिक्स जो यूज होते हैं वो जनरली ब्यूपिवाकेन, दिस इज नॉट हैवी वाला। ओके, दिस इज आइसोबेरिक ब्यूपिवाकेन, प्लेन ब्यूपिवाकेन जिसको कहते हैं। तो ब्यूपिवाकेन यूज होता है, लिग्नोकेन यूज होता है, लिग्नोकेन विद एडीआर यूज होता है, रोपिवाकेन यूज होता है। दीज आर द कॉमनली यूज्ड एनेस्थेटिक्स इन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। नीडल्स जो है 16 से 20 गेज की जनरली यूज होती है। इस नीडल को हम टू हीज नीडल बोलते हैं। अगेन देयर आर मेनी नीडल्स अवेलेबल, कॉमनली यूज्ड इन इंडिया इज टू हीज नीडल। ठीक है, कैथेटर बहुत सारे सिनेरियोज में एपिड्यूरल में कैथेटर डाला जाएगा बिकॉज दैट विल प्रोवाइड पोस्ट ऑफ पेन रिलीफ। एंड यहाँ पे लार्जर अमाउंट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक देना पड़ता है बिकॉज वो स्पेस बड़ी होती है, इसको ज्यादा असेंड करना पड़ता है। इसीलिए सीएसएफ पे क्या होता है, द सीएसएफ इटसेल्फ इज मूविंग, तो वो उस ड्रग को आगे ले जाता है। यहाँ पे देयर इज नथिंग मूविंग, तो आपने जो ड्रग देना है उसी ड्रग ने खुद ही पहुंचना है वहां तक, इसीलिए ड्रग ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, कैथेटर प्लेसमेंट हमने पहले ही बात करी है। एपिड्यूरल की कैथेटर प्लेसमेंट जो है एपिड्यूरल स्पेस में जाती है। जब आप ड्यूरा से पहले पहले यू डोंट हैव टू पंक्चर द ड्यूरा, तो आपको जो फर्स्ट पॉप ऑफ मिलता है उसके बाद ही एपिड्यूरल डल जाता है। ठीक है, और स्पाइनल जो होता है सेकंड पॉप के बाद दिया जाता है, जब आपको लिक्विड सीएसएफ बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। तो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस विद एपिड्यूरल? एक, एनाफाइलेक्सिस, वेरी very common, not very common I should say, but quite an important complication with epidural is anaphylaxis of to the drug। जो भी आप ड्रग्स दोगे उससे एनाफाइलेक्सिस हो सकता है पेशेंट को, पेन हो सकती है पेशेंट को, कई बार नर्व एंडिंग इरिटेट हो जाती है एपिड्यूरल से। जब आपकी नीडल से इरिटेट हो रही हो या आपके कैथेटर से इरिटेट हो रही हो तो पेशेंट को पेन हो सकता है। पोस्ट स्पाइनल हेडेक हो सकता है अगर जब आप डाल रहे थे तब ड्यूरा पंक्चर हुआ तो। अगर ड्यूरा पंक्चर नहीं हुआ तो पोस्ट स्पाइनल हेडेक नहीं होता है। देन हाइपोटेंशन ब्रेडिकार्डिया होगा, नॉट एज सिवियर एज स्पाइनल एनेस्थीसिया में, उतने लेवल का नहीं होता, कम होता है बट होता है। नर्व डैमेज हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। अगेन अगर आपने बहुत सारा ड्रग दे दिया, बहुत ऊपर दिया है, तो उससे रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। फिर एपिड्यूरल ब्लीड हो सकती है। अगेन वेरी कॉमन इज एपिड्यूरल हेमेटोमा, स्पेशली इन पेशेंट्स जो एंटीकोएगुलेंट्स में हो, जिनके प्लेटलेट्स कम हो, उनको एपिड्यूरल ब्लीड हो सकती है। इसीलिए एपिड्यूरल नहीं दिया जाता इन पेशेंट्स जिनके प्लेटलेट्स मतलब 80,000 से कम है, आप उनको एपिड्यूरल नहीं देते। एंड अगर कोई एंटीकोएगुलेंट्स पे है तो उसको बंद किया जाता है बिफोर स्पाइनल एपिड्यूरल फॉर दिस रीजन। ठीक है, कि दैट कैन कॉज अ हेमेटोमा। हेमेटोमा होगा तो क्या होगा, तो नर्व को कंप्रेस करेगा, फिर उसको पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हेमेटोमा बन सकता है सिमिलरली, जैसे एपिड्यूरल बनेगा वैसे स्पाइनल कॉर्ड हेमेटोमा भी बन सकता है। इन्फेक्शन हो सकती है, वो तो एनी टाइम है ना, एज वी सेड। उसमें मेनिंजाइटिस होगा, इसमें लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होगी जनरली। यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, इसमें भी लेस कॉमन बट हो सकती है। फिर आ जाता है कॉर्डल एनेस्थीसिया। नाउ दिस इज अनदर थिंग व्हिच यू विल सी जनरली इन पीडियाट्रिक सेटअप्स। एडल्ट सेटअप्स में जनरली कॉर्डल नहीं दिया जाता बिकॉज इट्स नॉट इजियर टू गिव कॉर्डल एनेस्थीसिया इन एडल्ट्स, बट बच्चों में बहुत कॉमन प्रोसीजर होता है। बहुत कॉमन मोडालिटी होती है। बच्चों में जनरली स्पाइनल नहीं लगाया जाता है, एपिड्यूरल भी नहीं लगाया जाता, कॉर्डल लगाया जाता है। कॉर्डल इज व्हाट? कॉर्डल एनेस्थीसिया इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ओनली, सॉरी, अ काइंड ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, लेकिन ये कॉर्डल एरिया में दिया जा रहा है, इसलिए इसको कॉर्डल एनेस्थीसिया कहा जाता है। तो ये एक रीजनल एनेस्थीसिया है जहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया जो है वो एपिड्यूरल स्पेस में दिया, कॉर्डल एपिड्यूरल स्पेस में। ठीक है, जो सेक्रम वाला एरिया होगा दैट इज द कॉर्डल स्पेस। ठीक है, तो जो सेक्रल एरिया है उसके एपिड्यूरल स्पेस में जब आप इंजेक्ट करोगे तो उसको कॉर्डल एनेस्थीसिया कहा जाता है। ठीक है, तो इनटू द कॉर्डल एपिड्यूरल स्पेस एट द बेस ऑफ द स्पाइन नियर द सेक्रल हाइटिस, जहाँ पे सेक्रल का हाइटिस मतलब ओपनिंग,
सेक्रल की ओपनिंग है जहाँ पे बोन की, है ना, तो वहां से आप देते हैं, तो वो कॉर्डल एनेस्थीसिया होता है। कब दिया जाता है पेन मैनेजमेंट के लिए? ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरीज बिलो द अम्बिलिकस फॉर चिल्ड्रन, स्पेशली इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स। जैसे हर्निया रिपेयर करना है, हाइपोस्पैडियस करना है, तो आप कॉर्डल एनेस्थीसिया में कर लेते हो। बच्चों के सिनेरियो में अकेले कॉर्डल से नहीं कर पाओगे, तो कॉर्डल के साथ आपको थोड़ा बहुत सिडेशन भी देना पड़ेगा। And this procedure can provide effective pain relief and is often used in combination with either GA or whatever, short GA कह लो या sedation कह लो। क्या करते हैं हम? नीडल इज इंसर्टेड थ्रू द सेक्रल हाइएटस एंड विच इज एन ओपनिंग इन द बॉटम ऑफ द सेक्रम। यू कैन फील इट इन चिल्ड्रन। बड़ों में क्यों नहीं देते? कुछ फील ही नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज मोर ऑफ फैट, मोर ऑफ टिश्यू, तो इट्स डिफिकल्ट टू फील, तो इसीलिए बच्चों में नहीं दिया जाता है। सॉरी, बड़ों में नहीं किया जाता है कॉमनली, बच्चों में दिया जाता है बिकॉज बच्चों में फील करना ईजी होता है। तो a local anesthetic is injected in the caudal epidural space, which is a continuation of the spinal canal that contains the nerve roots, that is the cauda equina. The injection can be guided either अल्ट्रासाउंड से, फ्लोरोस्कोपी से, फॉर मोर प्रिसिशन, बट जनरली ब्लाइंड में भी आप दोगे तो हो जाएगा। नीडल जनरली जो यूज होती है वो आपकी जो कॉमन नीडल्स होती है 20 गेज की या 23 गेज की भी यूज करते हैं लोग, डिपेंडिंग ऑन हाउ स्मॉल द चाइल्ड इज। ठीक है। इंडिकेशन क्या है? हमने ऐसे बोला था पीडियाट्रिक सर्जरी वेरी कॉमन इंडिकेशन, मोस्ट इफेक्टिवली यूज फॉर सर्जरीज बिलो द अम्बिलिकस, जैसे इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर हो गया, अम्बिलिकल हर्निया रिपेयर हो गया, ऑर्किडोपेक्सी हो गई, हाइपोस्पाइडियस हो गया, क्लब फुट सर्जरी है, उन सब के लिए आप कॉर्डल दे सकते हो। एडल्ट्स में जनरली लोअर बैक पेन के लिए एज अ पेन रिलीफ मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट थेरेपी में यूज किया जाता है, सायाटिका में, रेडिकुलोपैथी में, कभी कभी पेरिनियल सर्जरीज के लिए, एनल सर्जरीज के लिए यूज कर सकते हैं, बट बहुत कॉमन नहीं होता है, ज्यादातर लोग स्पाइनल या एपिड्यूरल प्रेफर करते हैं। देन इट कैन बी यूज एज एन एडजंक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली इट विल कॉज लेसर यूज ऑफ ओपियोइड्स, जैसे जो एपिड्यूरल का फायदा आ जाएगा, है ना, कि आप एडजंक्ट की तरह यूज कर रहे हो जीए के टाइम पे। अब आ गया डिफरेंसेस बिटवीन एपिड्यूरल एंड स्पाइनल एनेस्थीसिया। अभी एपिड्यूरल इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा ड्यूरल, देखो ड्यूरा के बाहर है ना, तो एपिड्यूरल भी बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस भी बोलते हैं ना, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल एनेस्थीसिया भी कई लोग बोल देते हैं। तो क्या डिफरेंसेस है स्पाइनल और एपिड्यूरल के? अगेन अ वेरी पेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर्स, है ना, डिफरेंसेस बिटवीन स्पाइनल एंड एपिड्यूरल। तो लेवल क्या है? स्पाइनल में जनरली बिलो L1 L2 दिया जाता है, जहां पे स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है उसके बाद L1 के बाद, तो फिर जनरली L1 के नीचे दिया जाता है। एक्स्ट्रा ड्यूरल में कैन बी गिवन एट एनी वर्टेब्रल लेवल, इवन सर्वाइकल लेवल पे आप एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे सकते हो। ठीक है। इंजेक्शन जो स्पाइनल में है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में जा रही है, यानी कि ड्यूरा को पंक्चर करके आगे जा रहे हो, जबकि एपिड्यूरल में इट इज बिटवीन द लिगामेंटम फ्लेवम एंड द ड्यूरा मैटर इन द एपिड्यूरल स्पेस, तो आप ड्यूरा पंक्चर नहीं करते हो। देन सीएस स्पाइनल में आइडेंटिफाई कैसे होता है कि स्पाइनल में क्या? बिकॉज सीएसएफ आ जाएगा, लिक्विड आएगा बाहर, है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप सीएसएफ स्पेस में चले गए हो, सब एरेक्नॉइड स्पेस में चले गए हो। एपिड्यूरल के लिए देयर इज बेसिकली लॉस ऑफ रेजिस्टेंस, जो मैं आपको बोलती थी, पॉप ऑफ फीलिंग होती है कि आप गए तो एकदम से किसी चीज को पंक्चर किया आपने, आपको ऐसा फील होएगा, कोई चीज के थ्रू गए, दैट इज लॉस ऑफ, जैसे आप डाल रहे हो तो थोड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, बॉडी के टिश्यूज आपको रेजिस्टेंस दे रहे हैं, सडनली वो रेजिस्टेंस गिव वे हो जाता है, जिसको गिव वे फीलिंग भी बोलते हैं, तो दैट इज लॉस ऑफ रेजिस्टेंस टेक्निक जब आप एपिड्यूरल दे रहे होते हो। डोज क्या है स्पाइनल की? जनरली 2.5 से 3.5, अगेन 2 से 3.5 बोल सकते हैं हम, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स एज, साइज, लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना, कौन सी सर्जरी है, कहाँ पे लेवल पे आप दे रहे हो, जो हमने पहले भी देखा है, तो उसके हिसाब से आप देते हो। जनरली ब्यूपिवाकेन 0.5% हैवी इज गिवन। हम यहाँ पे ब्यूपिवाकेन को ही कंपेयर कर रहे हैं बिकॉज हम हैवी और प्लेन की बात करना चाहते हैं। एंड एपिड्यूरल में आप क्या दे रहे हो? अराउंड 15 से 20 ml ऑफ ब्यूपिवाकेन देते हो, सॉरी 15 से 20 ml ऑफ ब्यूपिवाकेन देते हो, दैट इज 0.5% प्लेन। Onset of action is rapid in spinal, that is 2 to 5 minutes में, whereas in epidural it will take about 15 to 20 minutes for the action to start. Density of block जो होती है वो स्पाइनल की ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डेंस होती है, एपिड्यूरल की कम डेंस होती है। हाइपोटेंशन रैपिड होता है स्पाइनल में एंड इसमें स्लो होता है एपिड्यूरल में। Headache is a very common complication with epidural, whereas it's not a common complication with spinal. Sorry, is a common, I'm sorry, headache is a common complication with spinal anesthesia and is not a common complication with epidural anesthesia. Now, what are the contraindications? है ना, some absolute contraindications are there and some relative contraindications are there. Absolute क्या होती है कि इसमें बिल्कुल नहीं करते हैं, जब एक तो पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है, अगर पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है तो आप बिना कंसेंट के कुछ नहीं करते हो, राइट, तो इसीलिए इफ पेशेंट इज रिफ्यूजिंग फॉर न्यूरैक्सियल एनेस्थीसिया आप नहीं दोगे। कोएगुलोपैथी है, एंटीकोएगुलेंट्स में पेशेंट है तो नहीं दोगे। आइस भी बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो आप नहीं दोगे। हाइपोवोलेमिया है पेशेंट का, बीपी फॉल किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप नहीं दोगे। अगर किसी भी लोकल एरिया जहां पे आपको इंजेक्ट करना है, अगर वहां पे इन्फेक्शन दिख रही है तो नहीं दोगे।
रिलेटिवली क्या होता है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट है तो आप उसको थोड़ा सिडेशन देके कर सकते हो, आप समझा के कर सकते हो। कोई प्री एग्जिस्टिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसको मेंशन करके उसकी उस हिसाब से कंसेंट लेके आप कर सकते हो। जो फिक्स कार्डियक आउटपुट स्टेट होते हैं, जैसे हुक्म हो गया है ना, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो गया, एमएस हो गया, एएस हो गया, माइट्रल स्टोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, इनमें अवॉइड किया जाता है, रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। एनाटॉमिक अबनॉर्मेलिटी है स्पाइन की, कोई स्कोलियोसिस है, कोई काइफोसिस है, उसमें आप जनरली रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, बिकॉज इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट टू गिव, प्लस इट माइट, यू डोंट नो कि कितना असेंड करेगा, कहाँ तक जाएगा लेवल, उसकी वजह से। एंड अगर लो डोज हेपरिन पे है पेशेंट तो फिर आप जनरली उसमें अवॉइड करते हो, बट यू कैन गिव विद प्रिकॉशंस। नेक्स्ट आ गया पेरिफेरल नर्व, दिस इज ऑल अबाउट न्यूरोलॉजिकल एनेस्थीसिया, ठीक है। अब आ गया पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स क्या है, मैंने बोला था कि इंडिविजुअल नर्व्स को जब हम एनेस्थेटाइज करते हैं, तो दिस कैन बी ऑल थ्रू आउट द बॉडी, एनीवेयर। आईज में और वाइटल ब्लॉक दिया जाता है, दैट इज पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। रिस्ट ब्लॉक दोगे रेडियल और अर्नल को, तो वो पेरिफेरल नर्व ब्लॉक हो गया। अगर आप यहाँ पे ब्रेकल प्लेक्सिस को ब्लॉक करोगे, ब्रेकल प्लेक्सिस ब्लॉक देके, दैट इज ऑल्सो अ पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, ठीक है। तो रीजनल एनेस्थीसिया, जहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है या तो नर्व प्लेक्सिस को या तो इंडिविजुअल नर्व्स को, उसको हम पेरिफेरल नर्व ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ये उस चीज को ही एनेस्थेटाइज करेगा जो वो पर्टिकुलर नर्व प्लेक्सिस सप्लाई कर रहे हैं, या फिर वो पर्टिकुलर नर्व जो एरिया को सप्लाई कर रही है, सिर्फ वो चीज एनेस्थेटाइज होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक, हम सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर देते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस एक्सिलरी भी देते हैं। तो वो जो हम ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक देते हैं वो अपर लिम्ब को एनेस्थेटाइज कर देता है, ठीक है। अगर हम रिस्ट ब्लॉक देंगे तो वो हैंड को एनेस्थेटाइज करेगा। अगर हम एंकल ब्लॉक देंगे तो वो फुट को एनेस्थेटाइज करेगा। फीमोरल ब्लॉक देंगे तो वो थाई को एनेस्थेटाइज करेगा, दैट वे। अब ये या तो पैरास्थीसिया से दिया जा सकता है, मतलब ट्विचिंग से आप करोगे और पेशेंट बताएगा आपको कि उसको कहाँ पे टिंगलिंग फील होती है, या फिर अल्ट्रासोनिक किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको ब्लॉक के लिए डिवाइसेस भी मिलते हैं, समथिंग लाइक अ टेंस डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन होती है, उसमें आपको ट्विचिंग दिखेगी, वो उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आ गया नर्व स्टिमुलेटर बोलते हैं उसको, है ना, तो नर्व स्टिमुलेटर से भी आप कर सकते हो। फिर रिस्क क्या है इसमें, रिस्क होगी, एक तो ब्लीडिंग की रिस्क होती है, इन्फेक्शन की रिस्क होती है, नर्व के इंजरी की रिस्क होती है। मेजर एक रिस्क होता है कि ब्लॉक फेलियर हो सकता है, कि उसका असर ही नहीं आया, है ना। फिर इंजरी टू द एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स, इट्स वेरी कॉमन, अगर स्पेशली जो इंटरनल ब्लॉक्स लगते हैं, जो आपके जैसे कह लो आप ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक लगाते हो, तो कॉमन होता है कई बार कि प्लूरा इंजरी हो सकता है, हीमोथोरैक्स हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, बिकॉज ऑफ पंक्चरिंग ऑफ द प्लूरा। देन हेमेटोमा फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ पे, है ना। आप जो आर्टरीज जा रही है उनको इंजर कर सकते हो, तो कैटास्ट्रोफिक ब्लीडिंग भी कर सकते हो, है ना, समथिंग दैट वे। तो इंजरी टू द एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स इज आल्सो कॉमन थिंग। फिर आ गया आईवी रीजनल एनेस्थीसिया, दैट इज व्हिच इज आल्सो नोन एज बायर्स ब्लॉक। बायर्स ब्लॉक क्या है, बायर्स ब्लॉक इज बेसिकली अ टाइप ऑफ अ इंट्रावेनस ब्लॉक where the local anesthetic is injected into the vein via a cannula to achieve regional anesthesia। तो आप एक कैनुला लगाते हो एक वेन में, और आप उसमें आईवी लोकल एनेस्थेटिक देते हो, ताकि वो उस एरिया को एनेस्थेटाइज कर पाए, है ना। अभी हमने इतना पढ़ा था लोकल वगैरह में भी कि आईवी नहीं देना है कभी भी, ध्यान रखना है एस्पिरेट करते हुए, तो अभी हम आईवी क्यों दे रहे हैं। नाउ देयर इज अ वे ऑफ डूइंग दैट। तो इंडिकेशन क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर्स, जनरली बायर ब्लॉक इज फॉर द अपर लिम ओनली। आप लोअर लिम के लिए भी बहुत कुछ लोग यूज करते हैं, बहुत कॉमन नहीं होता बट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो सर्जरी इज आइदर बिलो द एल्बो और बिलो द नी, ठीक है। क्या करते हैं हम जनरली 22 गेज का कैनुला या एसवी सेट यूज करते हैं विद अ डबल कफ टूर्निकेट मेथड, ये मैं आपको समझाऊंगी अगले पिक्चर में। लोकल एनेस्थेटिक जो यूज होता है कॉमनली 0.5% लिग्नोकेन यूज किया जाता है, 30 ml, इसमें काफी वॉल्यूम देना पड़ता है। कफ प्रेशर जो होता है इट शुड बी एटलीस्ट 50 mm ऑफ मर्क्यूरी अबव द सिस्टोलिक बीपी ऑफ द पेशेंट। तो ये हर एक के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। कैन बी यूज ओनली फॉर शॉर्ट प्रोसीजर्स, बहुत लंबे प्रोसीजर के लिए आप नहीं यूज कर सकते हो। देखो दिस इज बायर ब्लॉक, इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने दो टूर्निकेट्स लगाए हैं। तो इफ यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे दो टूर्निकेट लगे हैं, दिस इज वन एंड दिस इज द अदर, राइट। सो इफ यू से ये एक टूर्निकेट है और ये दूसरा टूर्निकेट है, ठीक है। तो ये दो टूर्निकेट लगे हैं पेशेंट को, आपने आईवी लाइन लगा के वहां से आप जो है ड्रग दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पे आपने आईवी लाइन या तो कैनुला लगाया या एसवी सेट लगाया, कुछ भी लगाया, और उससे आप ड्रग दोगे।
पहले आप क्या करते हो, पहले आप जो है एक कफ को इन्फ्लेट करते हो, ठीक है, वन कफ इज इन्फ्लेटेड इनिशियली एंड दूसरा जो है रिलैक्स रखा जाता है। तो एक कफ को आपने इन्फ्लेट किया और दूसरे को खुला छोड़ दिया, ड्रग दे दिया, थोड़ा टाइम उसका असर आया, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप प्रोसीजर कर सकते हो। थोड़े टाइम बाद आप जिस कफ को डिफ्लेट रखा था उसको इन्फ्लेट कर दोगे और जो इन्फ्लेटेड था उसको डिफ्लेट कर दोगे। उससे क्या होगा कि प्रेशर एक जगह पे ज्यादा नहीं पड़ेगा और स्लो रिलीज होगी इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। उससे देयर विल बी लेसर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन। एंड ये जनरली छोटे प्रोसीजर के लिए यूज किया जाता है, बहुत डिल्यूटेड ड्रग होता है, तो इसीलिए इसके जनरली इतना कॉम्प्लिकेशन आने का चांस नहीं होता है। प्रॉब्लम कब आती है, जब आप टूर्निकेट सही नहीं लगाते हो। अगर वो आप दोगे और वो डायरेक्ट ही आईवी चल जाएगा सारा, तो फिर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आएगी, अगर टूर्निकेट नहीं लगा होगा सही तो, ठीक है। गॉट इट। सो पहले एक इन्फ्लेट किया जाता है, फिर दूसरा इन्फ्लेट करते हैं और पहला डिफ्लेट करते हैं। पहले इन्फ्लेट करना है, बाद में डिफ्लेट करना है, ठीक है ना। तो दैट वे, सो दैट एक ही जगह पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है पेशेंट को, पेशेंट कॉन्शियस है ना। You can add on, give a bit of sedation along, but not everyone can, not everyone does, है ना। Now, what are the contraindications for Bayer's log? Bayer's log Raynaud's disease में नहीं करते हैं, सिकल सेल एनीमिया में नहीं करते हैं, यंग पेशेंट्स में जनरली नहीं करते, बच्चों में नहीं करते हैं। पेशेंट अगर शॉक में है तो नहीं करते, अगर उसको मल्टीपल ट्रॉमा है, पॉलीट्रॉमा है, तो उसमें भी नहीं किया जाता है। सीजर डिसऑर्डर में नहीं किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे हम आईवी लोकल एनेस्थेटिक देंगे विच कैन ट्रिगर सीजर्स, ठीक है, इसीलिए सीजर डिसऑर्डर में नहीं किया जाता। क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, टूर्निकेट पेन, वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कि पेशेंट को टूर्निकेट की जगह पे पेन हुई, वो पेशेंट बोलेगा भी आपको मुझे दर्द होने लग गई यहाँ पे अभी। क्यों, क्योंकि वो टूर्निकेट इन्फ्लेटेड है ना, तो वहां पे तो आपने कोई भी एनेस्थीसिया नहीं दिया हुआ है, तो उसको वो थोड़े टाइम बाद पेन करेगा। दैट इज वाई देयर आर टू टूर्निकेट्स, कि आप एक लगाते हो, फिर जब तक आपका प्रोसीजर चल रहा है फिर आप उसको चेंज कर देते हो, दूसरे को इन्फ्लेट करके पहले को डिफ्लेट कर देते हो, कि उस एरिया की जो पेन है वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर एरिथेमा हो सकता है द साइट ऑफ आईवी साइट, क्योंकि आपने लोकल एनेस्थेटिक दिया, उससे हो सकता है। टूर्निकेट फेल हो सकता है, उससे क्या होगा, एलेटॉक्सिसिटी होगी, वेरी कॉमन है। आपने, आपकी गलती से आपने सही से इन्फ्लेट नहीं किया, या फिर अदरवाइज वो फट गया, बीच में से खराब हो गया, लीक हो रहा है, वॉट एवर, सो इट कैन कॉज ऑल योर लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी वाला सिम्टम्स। हेडेक हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, सीजर हो सकता है, सीएनएस सिम्टम्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डेथ हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। नाउ एज ऑलवेज मैं हमेशा आपसे एक बात करती हूँ अबाउट व्हाट इज योर रोल इन द होल सेटअप, है ना। हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, हमने सब तरह का एनेस्थीसिया पढ़ लिया, हमने क्या करना है भाई वहां पे। तो आपका रोल इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर, क्या होने वाला है आपको पता होगा तो ही आप उसमें कुछ कर पाओगे ना, तो ही आप उसमें हेल्प करोगे। तो exactly, apart from knowing the procedure itself, there are some points which you need to understand. So one is understanding regional anesthesia is crucial, obviously, for all paramedical students, as they may encounter it in various clinical settings. आप जैसे ही ओटी में जाओगे फॉर एनी प्रोसीजर, तो आप ये सेटअप में देखोगे। अगर आप एक ऑफ्थैल्मिक टेक्नीशियन भी हो, तो उनको भी ये प्रोसीजर्स देखने का, मतलब दे ऑल्सो एनकाउंटर दीज प्रोसीजर्स, राइट। तो ये नॉलेज उनको हेल्प करेगी, वन टू असिस्ट विद एनेस्थीसिया प्रोसीजर। तो पैरामेडिक्स और नर्सेज जो होते हैं वो असिस्ट करते हैं इन प्रिपेयरिंग फॉर द एनेस्थीसिया, मॉनिटरिंग वाइटल साइंस एंड असिस्टिंग फॉर पोस्ट ऑप केयर। देन टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज कॉम्प्लिकेशन, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस पता होंगी तो आप उनको रिकॉग्नाइज कर पाओगे, टाइमली उसको रिकॉग्नाइज करोगे और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देने में हेल्प कर पाओगे। Next is to educate the patient regarding the regional anesthesia and the benefits and what they should expect out of it. How are they supposed to go about it? क्या होगा, क्या करेंगे, क्या उसका रिजल्ट होएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको कैसे डील किया जाएगा, ठीक है। ये चीजों के बारे में एडुकेट करना, तो दैट इज योर रोल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। अगेन आई टोल्ड यू इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज ये बहुत कॉमनली एनकाउंटर प्रैक्टिकली आप करोगे ये प्रोसीजर को, रीजनल एनेस्थीसियास को। एंड सेकेंडली इट्स ऑल्सो वेरी पेट क्वेश्चन स्टेटमेंट, मतलब ये इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो I hope you have understood the topic. If you have any questions, any doubts, please feel free to mention in the comments below. Do not forget to like the video and subscribe to the channel. So till we meet again, bye bye and have a nice day.